नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जेएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये बिहार स्पेशल जो सामान्य अध्ययन की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, बिहार की हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई, क्योंकि आपका बिहार गवर्नमेंट स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है, तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसमें आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी हैं वो आपके कवर होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी आपको मेरी कोशिश रहेगी कि डेली आपको वीडियो मिलता रहे, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा-सा टाइल पत्थर्स का काम चल रहा है, जिसकी वजह से मशीन दिन में चलती रहती है, तो मैं दिन में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाती, बट नाइट में 12 बजे के अराउंड करना होता है। बट मैं डेली प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, तो थोड़ा-सा आप लोग भी एफर्ट डालिए। वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बिहार से रिलेटेड जो फैक्ट थे बिहार जीके के, वो मैंने पार्ट 1 में करा दिए हैं। ये हम बिहार का जो हिस्ट्री है, यानी कि बिहार में इतिहास से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे, वो सब इसमें क्वेश्चंस में कवर करेंगे। तो इसके 2 पार्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए। हो सकता है मशीनों की आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आए, बट कोशिश करना कि मैनेज कर पाओ। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? यानी कि जो 1942 में, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1942 में हुआ क्या था। तो हम सब जानते हैं 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है, जो कि महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम जो नेता होते हैं ना, सबको जेल में अंग्रेज डाल देते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर डाला जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में डाला जाता है। ये क्वेश्चन लेटेस्ट एलडीसी का है, जो कि बीपीएससी ने ही पूछा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हो गए। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग वर्तमान में झारखंड का एक जिला है। अब इससे पहले झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ये भी याद रखना फैक्ट। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 में गुरु बने और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, जो कि गुरु गोविंद सिंह करते हैं। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु होते हैं। और गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु होते हैं, उनको मारने वाले औरंगजेब होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन, अशोक का कलिंग विजय। तो इसके लिए हमें इशू याद होनी चाहिए। अशोक का कलिंग विजय। अब सबसे पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि अशोक तो कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है। तो सबसे पहले क्या होता है? मौर्य एम्पायर बनता है। तो मौर्य एम्पायर बनेगा तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक है वो सबसे पहले होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईस्वी में हुआ। मेगास्थनीज भारत का आगमन 305 में हुआ। अशोक का राज्याभिषेक 277 ईस्वी में हुआ तथा अशोक का कलिंग विजय 261 में हुआ। उपयुक्त घटनाओं में अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ। तो सॉरी, मैंने उल्टा पढ़ दिया। सबसे अंत में होने वाली घटना पूछ रहा है, मैंने बता दिया आपको जो सबसे पहले घटना हुई थी। तो सबसे अंत में जो घटना होती है वो होती है कलिंग विजय होती है, क्योंकि जो ईस्वी है ना, वो उसमें हम उल्टा चलते हैं। ईसा मसीह एक तो होता है एडी, एक होता है, ये तो होता है, एक होता है बीसी। तो एडी होता है एना डोमिना एंड बिफोर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट होता है ईसा मसीह के बाद का समय, जो कि हम ईस्वी पढ़ते हैं। तो ये उल्टा चलता है। आजाद दस्त बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? चंपारण, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। आजाद दस्ता बिहार के आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, क्योंकि जो जयप्रकाश नारायण थे वो थे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार से पार्टिसिपेट करने वाले थे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी जो आपका पैटर्न है एग्जाम का वो सेम इसी पैटर्न पर है कि आपके 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। इसमें फिफ्थ ऑप्शन या तो होगा इनमें से कोई नहीं, या होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर लास्ट ऑप्शन आपका होगा बोथ। तो अपनी प्रैक्टिस को इसी टाइप से थोड़ा करना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दस्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आजाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों से सरकार को बांधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। उनको बाधा पहुंचाते थे जो सरकार के अगेंस्ट तोड़फोड़ का कार्य करते थे। जो उस टाइम सरकार थी वो अंग्रेजों की थी। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक जो बिंबिसार है उसके जो चिकित्सक थे वो थे जीवक। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और आयुर्वेद की उपाधि हासिल की। उन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश का इलाज किया। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? यानी कि जो तुर्क की सत्ता है उसको बनाने वाला बिहार में कौन था? तो बिहार में जो वास्तविक संस्थापक था वो था बख्तियार खिलजी, क्योंकि बख्तियार खिलजी होता है जो नालंदा यूनिवर्सिटी को सबसे पहले ध्वस्त करते हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना वास्तविक क्षेत्र इब्ने बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। यह बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हसामुद्दीन का सहायक था, जिसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार के कर्णमास नदी के पूर्वी सैनिक अभियान किया। उस समय वहां सेन वंश का शासक लक्ष्यसेन था। यानी कि जब बख्तियार खिलजी आते हैं ना तो शासक होते हैं लक्ष्यसेन। और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता ओदनपुरी बिहार शरीफ विजय जो 1198 में संपन्न हुई, यानी कि बिहार शरीफ को उन्होंने सबसे पहले जीता। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिकता रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनऊ को बनाया। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आगे बढ़े उससे पहले अगर आप लोग बिहार से रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक के सुपर पास से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसको मैं खुद भी डिजाइन करती हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा अपना सीक्रेट रिवील कर देती हूँ। मैं खुद एक टेक्स्ट बुक में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की पोस्ट पर हूँ, तो मॉक टेस्ट डिजाइन वगैरह हम करते हैं वहाँ पर। तो आपको बीपीएससी के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलेंगी। अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए, और डिस्काउंट के लिए आप इस कोड को यूज कर सकते हैं JJPO2I। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए माउंटेन्यू ट्रांसपोर्ट प्रस्ताव के आधार पर बने। भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार ओडिशा का गवर्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश शासन में इस पद पर आसीन होने वाले पहले, यानी कि जो बिहार के गवर्नर थे वो ब्रिटिश शासन के दौरान इस पद पर होने वाले पहले थे। बिहार का चोरा चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चोरा चोरी होता है 1798 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1798 95 से 1800 में हुआ। विद्रोह का संबंध जुआड़ विद्रोह से था। वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह लाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? यानी कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग करते हैं? 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया। झारखंड को 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई? यानी कि जो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति कौन करते हैं? तो हम सब जानते हैं बोध गया से सबसे ज्यादा संबंध है गौतम बुद्ध का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ। जन्म के वे 7वें दिन माता का देहावसान यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। अंत में उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन किया। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया। गौतम बुद्ध इस घटना को महानिष्क्रमण कहा गया, यानी कि जो उनकी घटना घर को त्यागने की थी वो थी महानिष्क्रमण। 6 वर्ष तक घोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में होता है, और जो लुम्बिनी है ना नेपाल के दक्षिण में है। ये क्वेश्चन अभी आईसीआर टेक्नीशियन का जो लेटेस्ट हुआ था वो मैं भी देके आई थी, उसमें पूछा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी के हुआ था, लेकिन जो लुम्बिनी है नेपाल के किस दिशा में है। तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है इनकेस, क्योंकि लेटेस्ट है, तो आप याद रखना वो नेपाल लुम्बिनी नेपाल के दक्षिण में है। क्वेश्चन नंबर 11, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई। तो अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन रहते हैं? अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। 1913 में अनुशीलन समिति एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने की। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह शाखाओं के माध्यम से नवयुवक को एकत्र करना, मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके, उनकी गुप्त योजनाओं, बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में गठन किन्होंने किया, यानी कि जो बिहार समाजवादी पार्टी है उसका गठन करने वाले कौन रहते हैं? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण करते हैं। 1931 में बिहार समाजवाद पार्टी का गठन फूलन प्रकाश वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार का श्रमिक आंदोलन के विरोध, कृषकों के प्रति अत्याचार, राजनीतिक बंदियों के दुर्व्यवहार के विरोध को प्रकट करता रहा। 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल ही में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। क्वेश्चन नंबर 13, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हम सब हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री में, शेर शाह का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का प्रतीक है। ये पूछा जाता है कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो किसका प्रतीक है, यानी कि इस भारत और इस्लामी वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया। यह अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य, मतलब कि जो आर्टिफिशियल लेक है ना जो इंसान बनाते हैं उसके बीच में है। मुनेर सूफी संत शफुद्दीन जाना मुनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी ने 1527 की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर अपना शरीर त्याग दिया। बोध समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो बोध समिति है प्रथम, उसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? उसके अध्यक्ष कौन रहते हैं? महाकश्यप पहले होते हैं, महाकश्यप, फिर सभाकर्मी होते हैं सेकंड के। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम बौद्ध समिति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। बौद्ध धर्म के विकास के लिए कुल 4 समितियां हुई थी। प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई थी, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में हुई थी। तो प्रथम के 2 अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, फिर सभाकामी थे, फिर मोगलीपुत्र थे, फिर वसुमित्र थे। अब जो शासनकाल था वो पहला जो किया था वो अजातशत्रु ने किया था, फिर कालाशोक ने किया था, फिर अशोक ने किया था, फिर कनिष्क ने किया था। तो इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलग्राम, ये हो गया। इसके बाद शासनकाल अजातशत्रु AK, कालाशोक, अशोक और कनिष्क AK। ठीक है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसको आप रट लो, महाकश्यप, सभाकामी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, ये आपको वैसे याद हो जाएगा।